सारथी। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश हुआ 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। 8 विधायक भी आए। गैरसैंण के सारकोट गांव में शहीद के घर पहुंचे सीएम। परिजनों से मिलकर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। बोले देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। सीएम धामी ने की घोषणा, अध्यात्म का केंद्र बनेगा गैरसैंण। भराड़ीसैंण में बनेगा मां भराड़ी का भव्य मंदिर। 840 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनेंगी। वित्त समिति की 221 करोड़ के प्रस्तावों पर मुहर। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की बैठक में हुआ फैसला। देहरादून सामूहिक दुष्कर्म घटना के बाद बस चालकों का होगा पुलिस सत्यापन। सहायक महाप्रबंधक ने सभी कर्मचारियों को भेजा पत्र। कुंटर ऊखीमठ चोपता गोपेश्वर हाईवे का 70 मीटर हिस्सा ध्वस्त। 10 गांवों का मुख्यालय से कटा संपर्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट हुआ पेश। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट हुआ पेश। 5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, 5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट किया पेश। विधानसभा में 2024-25 का अनुपूरक बजट हुआ पेश। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट हुआ पेश। 5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश। अहम जानकारी देहरादून से, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट किया पेश। विधानसभा में 2024-25 का अनुपूरक बजट हुआ पेश। बड़ी जानकारी देहरादून से, विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट हुआ पेश और 5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट हुआ पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट किया पेश। अहम जानकारी देहरादून से, विधानसभा में 2024-25 का अनुपूरक बजट हुआ पेश। अहम जानकारी देहरादून से। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट हुआ पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट किया पेश। अहम जानकारी देहरादून से। 2024-25 का अनुपूरक बजट हुआ पेश। और अब खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण निवासी हिमांशु नेगी के घर पर जाकर उनके परिवारजनों से भेंट कर कहा कि हिमांशु की खोजबीन जारी है। भराड़ीसैंण निवासी हिमांशु नेगी 31 जुलाई से गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग से लापता चल रहे हैं। 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के बाद से वो लापता हैं। सीएम धामी ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से फोन पर वार्ता करते हुए निर्देश दिए कि सर्च अभियान में और तेजी लाई जाए। उन्होंने हिमांशु नेगी के परिजनों को भरोसा दिलाया कि हिमांशु की खोजबीन के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल सर्च अभियान में लगे हुए हैं। मौके पर विधायक भूपाल राम टमटा और जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना भी मौजूद रहे। बढ़ते आगे खबरों में, गैरसैंण सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ। सत्र शुरू होने से पहले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा भवन के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए।
कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन भवन के बाहर देखने को मिला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस ने अडानी समूह को सरकार द्वारा बेबुनियाद तरीके से दर्ज किए गए कर्ज पर सवाल उठाने का काम किया। साथ ही कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपी जानी चाहिए। विपक्ष हमेशा तैयार रहता है और लोकतंत्र में विपक्ष ही जनता की आवाज़ होता है। हम तो अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं कि अवधि बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम हर वो मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हुआ है उसको रखेंगे। आज आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। महिला सुरक्षा के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों तक को हमारे राज्य में आज अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। सूखा जो नशा है वो राज्य को एक दीमक की तरह युवा वर्ग को चपेट में ले रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। तो ऐसे तमाम मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम हर वर्ग के मुद्दे को सदन के पटल पे रखने का कार्य। कौन से मुद्दे हैं? देखिए, सदन के अंदर सबसे जो बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था। जिस खाकी वर्दी पर एक आम आदमी का भरोसा होता है कि कोई अगर मुझसे कुछ गलत करेगा तो ये उसका संरक्षण करेंगे, उस आदमी को न्याय दिलाएंगे, उसी खाकी वर्दी की स्थिति यह है कि प्रदेश में हमारे कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। जमीनों की खुर्द-पुर्द, सरकार बात करती है कि हम राजस्व बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। जो बेशकीमती जमीन जो सरकारी थी उसे कौड़ियों के दाम अपने चहीतों को देने का काम सरकार ने किया है। हम उससे बात कर रहे हैं। रोजगार और रोजगार व्यवस्था, हर तरीके से उत्तराखंड के रोजगार को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है, हम उस पर बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था पर हम बात कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर आज हम विधानसभा के अंदर बात करेंगे। विदेशों में, देश में अलग अलग जगह आप देखें तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और ये तो मानने की बात है कि 24/7 का जॉब है, और 24/7 के जॉब में अगर कोई ऐसी सुविधाएं जो मूलभूत हों वो तो बनती हैं, जो मूलभूत से बाहर हैं वो गलत। देखिए, सदन में हम प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे। ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उन मुद्दों को तो हम उठाएंगे ही, लेकिन आज देश के हालात क्या हैं? केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर सीबीआई, आईटी और अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अगली खबर का, नैनीताल में देवीधुरा बेलपसानी मोटर मार्ग 3 दिन से बंद होने के बाद अब ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटा गया है। ग्रामीणों ने जोलीकोट पीएमजीएसवाई कार्यालय में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि आपदा के बाद अब तक सड़क नहीं खोल सकी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर पापड़ी के पास बंद सड़क को जल्द नहीं खोला गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डीएम आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन से ग्रामीण परेशान है, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही है। देवीधुरा बेलबसानी मोटर मार्ग जो पिछले 2-3 दिन से बंद पड़ी हुई है। विभाग की लापरवाही के कारण वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मजबूरन घर में रहना पड़ रहा है, और पिछले 2 दिन से कुंभकर्ण की नींद से पीएमजीएस यहाँ पर सोया हुआ है। इसको उठाने का, इसको जगाने का आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके हमने प्रयास किया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय जहाँ जगह जगह रोडों पर, सड़कों पर निकल रही है इस आपदा के दौर पर, वहाँ ये विभाग की लापरवाही हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये विभाग सोया है, जिसके खिलाफ आज हम धरने पर बैठे हैं। अगर हमारी रोड को नहीं खोला गया तो इसके लिए हम जिला मुख्यालय में हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। रुड़की की नगर पंचायत ढंडेरा में अनियमित परिसीमन व असमान मतदाता सूची को नगर निकाय चुनाव से पूर्व संशोधित करने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही पक्षपातपूर्ण अनियमितता दूर करने की मांग की। साथ ही इस मामले में मुख्यमंत्री ने को भी ज्ञापन भेजा है। रुड़की तहसील स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति के अध्यक्ष
हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि ढंडेरा नगर पंचायत में वार्डों का परिसीमन अत्यधिक असमानता के साथ किया गया है, जिसमें 11 वार्ड, कोई वार्ड 3 से 5 किलोमीटर में फैला है तो कोई वार्ड सिर्फ 500 मीटर में फैला हुआ है, जिसकी सीमाएं भी सही नहीं दिखाई दे रही हैं। वहीं मतदाता सूची में भी बहुत असमानता है, 2 वार्डों में 2 गुने 3 गुने का अंतर है। आज हम मांगे कि ढंडेरा नगर पंचायत जो नई नगर पंचायत बनी हुई है 2021 में, जिसका गठन हुआ 1927 से नगर पंचायत बनाने के लिए, जिसकी मांग हमारे द्वारा की जा रही थी, उस नगर पंचायत का वर्तमान जो चुनाव आने वाला है उसके लिए तैयारी हो रही है। और उसके साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ढंडेरा नगर पंचायत में वार्डों का परिसीमन बहुत अनियंत्रित तरीके से किया गया है। ये सारी बातें तो अन्य काला जी ने कह दी हैं। सभी लोगों का हमारा एक ही सूत्री मांग है इस समय कि जो परिसीमन किया गया है नगर पंचायत ढंडेरा में, उसको इस तरह से किया जाए कि जो सभी वार्डों को है लगभग जो है उनकी जो मतदाता सूची है उसको लगभग उनका रेशियो एक जैसा रखा जाए। ऐसा ना हो कि कहीं 3200 हो रहे हैं, कहीं 1200 हो रहे हैं। अगर उनको थोड़ा रेशियो जनता के हिसाब से अगर कहीं विभिन्नताएं आती भी है तो 1500-2000 के बीच में रख सकते हैं। बढ़ते आगे खबरों में, उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र कुकरेती की अगुवाई में विकासनगर तहसील परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश में भू कानून लागू करने, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण को घोषित करने, मूल निवास 1950 लागू करने और प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति शीघ्र करने सहित तमाम मांगों को लेकर रखा गया। ये तो जब से उत्तराखंड क्रांति दल बना तब से मांग ही कर रहा, और मैं समझता हूं कि ये जो 10% आरक्षण हुआ है तो ये 13 साल लगे हम इस लड़ाई को जीतने, और फिर भी हम मुख्यमंत्री जी का, गवर्नर साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है 10% आरक्षण दिया। और दूसरा हमारा सिर्फ ये है कि अगर हमने उत्तराखंड राज्य बनाया है तो इसको संवारना और सजाना भी हमारा काम है। जो स्थिति आज उत्तराखंड राज्य की बनी हुई है उसको देखते हुए हमारी जो मातृशक्ति है, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया है, और आप पत्रकार मित्र हैं, आपको सब पता है कि मातृशक्ति के साथ क्या कुछ नहीं हुआ इस राज्य को। बहुत बड़ा त्याग मातृशक्ति का रहा है। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अभी 1 साल होने जा रहा है, हमारी कुछ महिलाओं की जो है पेंशनें बंद कर दी गई। जो सम्मान पेंशन मिलती थी, ये कहेंगे कि उनको उनकी पति की पेंशन मिलती है और डबल पेंशन हम नहीं देंगे। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये डबल पेंशन कहाँ से होगी? उसकी अपनी पेंशन नहीं है, उसकी पति की पेंशन है। और अगर कहीं आप सम्मान देते हो और अगर ये सम्मान को तुम वापस लेना चाहते हो तो इससे बड़ा अपमान न सरकार का है और न उस मातृशक्ति का है। उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटल आयुष्मान योजना पेंशनर के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार के लिए करोड़ों रुपए दिए गए हैं। गैरसैंण विधानसभा में अनुपूरक बजट हुआ था पेश और उसी को लेकर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हुआ था। सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट में करोड़ों का बजट पेश किया गया है। बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी बता रहे हैं। आपदा प्रबंध विभाग में एसडीआरएफ के लिए करोड़ों रुपए, समग्र शिक्षा के अंतर्गत करीब करोड़ों का रुपए दिए गए हैं और नगरीय अवस्थापना के लिए करोड़ों का बजट दिया गया है। तो बड़ी जानकारी। गैर सरकारी महाविद्यालयों के अनुदान के लिए करोड़ों का रुपए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अटल आयुष्मान योजना पेंशन के अंतर्गत
अलग अलग विभागों के लिए करोड़ों के बजट पेश किए गए हैं। अहम जानकारी आपको उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी बता रहे हैं। विधानसभा में अनुपूरक बजट हुआ था पेश और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट हुआ था पेश और अलग अलग विभागों के लिए करोड़ों रुपए दिए गए हैं, जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अनुपूरक बजट पेश किया गया और इसमें अलग अलग विभागों के लिए करोड़ों की राशि दी गई है। करोड़ों का बजट पेश किया गया है। अहम जानकारी गैरसैंण से। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ गए और रुक करते हैं खबरों का। मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त विवेक शर्मा द्वारा देहरादून स्थित सूचना अधिकार भवन रिंग रोड सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए आयोग की भविष्य की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सूचना आयुक्त विपिन चंद्र एवं योगेश भट्ट सहित सचिव सूचना आयोग अरविंद पांडे उपस्थित रहे। प्रेस प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त विपिन शर्मा ने बताया कि राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सूचना आयोग आरटीआई दिवस के मौके पर अनुरोध पत्रों का बेहतर निष्पादन करने के लिए 5 लोक सूचना आयोग अधिकारियों तथा प्रथम अपील का प्रभावी निस्तारण करने वाले 3 अपीली अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। करने के लिए 5 लोग आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है योगेश भट्ट जी। और जब ये आपकी चर्चा आयोजित की जाए, जो आज की जो प्रेस वार्ता है वो विशेषकर इस विषय पे है कि अपना जो आरटीआई एक्ट है उसका प्रचार प्रसार हो, और जो आयोग उसके लिए अभी जो बीच में जो हमने जो कार्यक्रम तय किए हैं तो उसकी जानकारी देने के लिए आप जो है प्रेस वार्ता आपके बीच में करी है। तो एक बारी मैं जो उसको पढ़ के अगर बता दूं आपके पास में, तो यह प्रेस नोट भी आपको दिया है कि राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सूचना आयोग आरटीआई दिवस के मौके पर अनुरोध पत्रों का बेहतर निष्पादन करने के लिए 5 लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपील का प्रभावी निस्तारण करने के लिए 3 अपीली अधिकारियों को पुरस्कृत करेगा। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। विपक्ष ने सड़क से सदन तक सत्ता पक्ष की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक ओर जहां राजधानी देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं दूसरी ओर गैरसैंण में भी विधानसभा भवन के बाहर कांग्रेसी विधायक इसी मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच धामी सरकार ने सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन सदन में 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश सदन के पटल पर पेश कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में अब दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए जल्द कानून अस्तित्व में आ जाएगा। उत्तराखंड में विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ सड़क से सदन तक मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एक ओर जहां विपक्ष ने सदन में बदहाल कानून व्यवस्था के साथ ही सत्र की अवधि को बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी ओर देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने एआईसीसी के आह्वान पर ईडी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा काटा।
दरअसल कांग्रेस नेताओं की नाराजगी है कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। मोदी सरकार पूंजीपतियों को बचा रही है और विपक्षी नेताओं पर जबरन ईडी सीबीआई की जांच थोप रही है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर विपक्ष को इस प्रवृत्ति से बचने की सलाह दे रहा है। सदन में हम प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे। ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन मुद्दों को तो हम उठाएंगे ही। लेकिन आज देश के हालात क्या हैं? केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर सीबीआई, आईटी और अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि लगातार देखने में आया है कि सीबीआई ने और आईटी ने और हमारी जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर कई एफआईआर दर्ज की हैं, मुकदमे किए हैं, जेल डालने का काम। ये अपने आप में सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक फायदे के लिए उनका दुरुपयोग कर रही है, और हिडनबर्ग रिपोर्ट जिसका कि आपने चर्चा किया, जहां कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं, और जो इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई इस प्रकार के कामों में कहीं संलिप्तता नहीं है, उन पर कार्रवाई करके अपने पक्ष में राजनीतिक फायदा उठाना अगर ये मकसद रह गया हो सरकार का, तो ऐसे माहौल में ईडी के जो तमाम अफसर हैं, जो उन एजेंसियों के अफसर हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने विवेक का उपयोग करके सरकार के ऐसे दबाव में ना आए। चूंकि ये लोग ऐसे दबाव में आते हैं, तो आज हमारा ये धरना प्रदर्शन ईडी के कार्यालय में सरकार को घेरने के लिए है। इनमें से मेरे ख्याल से जो हमारे सदस्य हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने लोगों के खिलाफ जो है सीबीआई ने, ईडी ने कोई अगर कार्रवाई की है तो वो बताएं। एक आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास इस प्रदेश के विकास का कोई मैप नहीं है, और जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की चीज़ों को उठाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि एक ओर जहां कांग्रेस नेताओं ने देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं दूसरी ओर गैरसैंण में शुरू हुए 3 दिवसीय सत्र में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है। कांग्रेस विधायकों ने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ ही सत्र की कम अवधि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच धामी सरकार ने सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन सदन में 4 विधेयक पेश किए हैं। सरकार ने अनुपूरक बजट, जेल एक्ट संशोधन, खेल विश्वविद्यालय और जमींदारी विनाश संशोधन अधिनियम को सदन के पटल पर रखा है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष से शांतिपूर्ण सदन चलाने में सहयोग की अपील की है। देखिए, आप जानते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज सदन में आने वाले हैं, और निश्चित रूप से अनुपूरक बजट भी शाम को 4 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसके अलावा भी जितने अध्यादेश हैं उनको भी आज पटल में रखा जाएगा, और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से कार्रवाई प्रारंभ होगी, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी हमारे माननीय विधायक उसमें सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि जो ज्वलंत समस्याएं हैं प्रदेश की या क्षेत्र की, उन पे अच्छा एक डिबेट हो सके और उसके लिए सरकार सही से उनकी हर बात का संतोषजनक जवाब दे सके। कुल मिलाकर राज्य में विपक्ष ने सड़क से सदन तक सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। एक ओर जहां कांग्रेस विधायक सदन के भीतर बदहाल कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़क में कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के दबाव में आएगा? देखना होगा राज्य में बरपा ये हंगामा आखिर कब तक शांत होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
बढ़ते आगे खबरों में, पौड़ी से नौकरी की तलाश में बहेली गांव से हरिद्वार गया 21 वर्षीय युवक सचिन बीते 2 माह से लापता है। परिजनों ने 2 माह पूर्व पुलिस को मामले पर तहरीर भी दी और युवक की गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस युवक को नहीं खोज पाई, जिससे परिजन और ग्रामीण हताश होकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। युवक की मां ने बताया, 2 माह पूर्व उसका बेटा अपने दोस्त के कहने पर हरिद्वार नौकरी के लिए गया था। इसके बाद से ही युवक का फोन बंद है। परिजनों को संदेह है कि उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी ना घटी हो। वहीं ग्रामीणों को संदेह है कि युवक किसी ट्रैप में फंस चुका है। हम लोगों ने जब परिजनों ने जाके रिपोर्ट की थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया तो बच्चे से जो उसके लोग थे वहाँ पे हरिद्वार, जहाँ पे वो नौकरी करने गया था, वहाँ पे पूछताछ हुई। लेकिन हम लोगों की एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि पहाड़ में रहने वाला बच्चा, 22 साल का बच्चा, जिसे कह रहे हैं कि उसकी लोकेशन बलरामपुर है, पुलिस कहती है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, पुलिस कहती है वो दिल्ली पहाड़गंज में है, पुलिस कहती है वो जयपुर में। पहाड़ के एक सामान्य बच्चे को जो पहली बार घर से बाहर निकला हो, उसके लिए ट्रेन और नई जगहें बहुत अटपटी हैं। हमें शक है कहीं ना कहीं कि वो बच्चा किसी ट्रैप का शिकार हो गया है, वो किसी ऐसे गिरोह का शिकार हो गया है जो उसे न चाहते हुए भी शायद ऐसा कार्य करवा रहे हैं कि जो उसे न करना पड़ रहा हो। देखिए, एक हमारे पास मिसिंग की शिकायत आई थी, जिसमें एक लड़का है जो कि पौड़ी का ही निवासी है। ये घर से बता के गया था कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, और इसने परिजनों को भी ये बताया कि मैं हरिद्वार में नौकरी कर रहा हूँ। जबकि हम लोगों ने उसकी जब लोकेशन ट्रेस करी तो इस लड़के की लोकेशन जो थी दिल्ली में आई थी। उसके बाद हमारी टीम्स भी दिल्ली में गई थी उनको लड़के को लोकेट करने के लिए। उसके बाद ये लड़का बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, जिसमें हमने ये पाया है कि सीसीटीवी फुटेज भी हमने इस समय निकलवाई हैं और कई एटीएम से ये पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहा है। और ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय एटीएम वगैरह से पैसे निकाला था, और अभी कुछ दिन पूर्व ही अजमेर से जयपुर से इसने राजस्थान से पैसे निकलवाए हैं, और ये रेगुलरली अपनी लोकेशन निकाल रहा है। और उसका फोन बंद बता रहा है। 27 तारीख को हुआ, उसके बाद उसने कहा कि मम्मी मैं घर आ रहा हूँ। 28 को या 29 को मैं घर आ सकता, और वो देखो तो 27 तारीख को उसका फोन बंद बता रहा है। ये तो ऐसे नहीं बोलता वो ना कि मैं घर आ रहा, और क्यों बोलता? अगर मैंने उसको तो 27 तारीख को फ़ोन किया उसको, तो 2 तारीख को फ़ोन किया, तो अगर वो ऐसे छुपाता मेरे से तो फ़ोन ही नहीं करता। तो उसने शायद 3:44 में मेरे को फ़ोन कर रखा शाम को। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।